नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट सत्र के आज की कार्रवाई के साथ। आज बजट सत्र के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और सपा ने गैर सनातनी को कुंभ का प्रभार दे दिया था। सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है और सपा के अंदर सनातन के प्रति भाव नहीं है। आज विधानसभा की कार्यवाही में समाजवादी पार्टी के विधायकों का हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल के मौके पर तमाम विधायक अपने अपने सवाल विधानसभा में पूछ रहे थे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने तमाम तरीके की बातें सदन में रखी और इनका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग अब सनातनी हो गए हैं और अपने कार्यकाल के मौके पर इन्होंने एक गैर सनातनी को कुंभ का प्रभार दे दिया था। असल में 2013 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब जब कुंभ हुआ था तब उसमें आजम खान को कुंभ की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी बात पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार किए। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अपनी सरकार में समाजवादी पार्टी ने गैर सनातनी को कुंभ का जिम्मा दे दिया था। ये साल 2013 की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, जब 2013 में कुंभ हुआ था। उस वक्त आजम खान जो नगर विकास मंत्री थे वो कुंभ के प्रभारी भी थे। निकिता हमारे साथ, हमारी सहयोगी सीधे लखनऊ से जुड़ गई। निकिता, क्या रहा आज की सदन की कार्यवाही में? देखिए, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को, अगर मैं बजट सत्र के 5वें दिन की बात करूं, तो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष द्वारा महाकुंभ का जो दुष्प्रचार है उस पर आड़े हाथों लिया और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष द्वारा महाकुंभ में जिस तरीके से एक जाति विशेष को यहाँ जाने से रोकने की बात कही, साथ ही किसी जाति को रोका नहीं गया था। और ये भी बात हुई कि महाकुंभ में जिस तरीके से जो भी जाएगा उसका भव्य तरीके से स्वागत होगा, वह सम्मान से कुंभ में आ सकते हैं। और साथ ही साथ आज अगर मैं बात करूं तो तीखी चर्चा भी सदन में देखने को मिली। शुरुआती दौर में जिस तरीके से अगर मैं बात करूं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की, उन्होंने नेताजी के रिलेटेड जो भी बात की, इससे विपक्ष ने कहीं ना कहीं हंगामा जरूर किया और साथ ही साथ नारे लगाए। हालांकि 2 घंटे तक जो विधानसभा की कार्रवाई है उसे स्थगित कर दिया गया और वापस से जब कार्रवाई शुरुआत हुई उस सेशन की, तब सतीश महाना जो अध्यक्ष है विधानसभा के, उन्होंने माफीनामा जाहिर करते हुए जो सदन की कार्रवाई है उसको शुरू किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सदन में बोला तो साथ ही साथ विपक्ष के जितने भी सवाल थे उसके जवाब देते हुए एक ये भी निशाना साधा कि सनातन की याद विपक्ष को तब आती है जब वे अपने आखिरी पड़ाव पर होते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक मेगा इवेंट है, लेकिन जिसको वहां पर जो देखना है वो वही देखेगा। वहां पर जो गिद्ध हैं उनको लाशें दिखाई देंगी, जो सुअर हैं उनको गंदगी दिखाई देंगी और जो लोग वहां जा रहे हैं उनको आस्था और स्नान दिखाई देगा। इस पूरी बातचीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में जो गरीबी है उसका जो परसेंटेज है उसका भी सफाया कहीं ना कहीं जरूर करेंगे। और फिलहाल जब ये सेशन खत्म हुआ उनका, अब देखने वाली बात यह है कि कल भी जिस तरीके से बजट पर चर्चा होगी तो कल क्या कुछ सदन में निकल कर आता है। फिलहाल आज के दिन मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ और ये सारी जो चर्चाएं हैं वो विधानसभा में हुई। ठीक है निकिता, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगी फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। 19वीं प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्त जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। पीएम सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की गई है। 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं।
और 22,000 करोड़ रुपए ये ट्रांसफर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के किसान भी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। बड़ी खबर है, पीएम सम्मान निधि की 19वीं जो किश्त है वो जारी कर दी गई है। करीबन 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में पैसा गया है। 22,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में भेजा गया है। जय शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। जय, बड़ी खुशी की बात है किसानों के लिए, बड़ी सौगात। कितने किसान हैं उत्तर प्रदेश भर में और खासकर लखनऊ और उसके आसपास जिनके अकाउंट में ये पैसा आया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वीं किस्त किसान सम्मान निधि की जो जारी की है, बिहार के भागलपुर से ये पूरी आज 19वीं किस्त जारी की गई है। तो ऐसे में लगभग 22,000 करोड़ रुपए जो किसानों के खातों में आए हैं। लगभग आपको बता दें कि 9 करोड़ 80 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के भी तमाम किसान हैं जो इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए हैं। हमारी बात भी हुई किसानों से, तो किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से ये पीएम किसान निधि की शुरुआत हुई, 2019 में शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लगातार किसानों को लगातार इसका लाभ मिल रहा है। और इससे कहीं ना कहीं किसान जो ज्यादातर देखा जाता था कि कहीं ना कहीं कर्ज में आ जाते थे, साहूकारों के पास जाना पड़ता था, तो उनकी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे पानी हो, इस तरह की जो भी खेती से संबंधित जो भी जरूरतें होती हैं, वो इस पैसे से पूरी हो जाती है। जिस तरह से 2,000 की 3 किस्तें पूरे साल में आती, यानी 6,000 रुपए साल में उनको मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं किसान काफी लाभान्वित हो रहा है। छोटी छोटी जो जरूरतें वो पूरी होती हैं। अब कहीं किसी के आगे उनको कर्ज नहीं लेना पड़ता है। तो आज जिस तरह से 19वीं किस्त किसानों के खातों में आई है, तो किसानों के चेहरे खुशी से खिले हुए नजर आ रहे थे और लगातार किसान इस योजना की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अब उन्हें कहीं से कर्ज नहीं लेना पड़ता है। उनकी जो जरूरतें हैं, खासतौर पे आपको बता दें कि जो छोटे किसान हैं, जो लघु किसान हैं, उनको कहीं ना कहीं ज्यादा इससे फायदा हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता था कि उन्हें ही साहूकारों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, जिससे कहीं ना कहीं वो कर्ज के दायरे में आ जाते थे। और अब वो चीज नहीं है। उनके सीधे डीबीटी के माध्यम से बिचौलिए भी नहीं है, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खातों में ये जो रकम है वो पहुंचती है और उससे वो सीधे जो भी खाद है, बीज है, इस तरह की जो भी जरूरतें हैं, कीटनाशक है, वो खरीदते हैं और अपनी खेती में लगाते हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ जरूर हो रहा है। जी ठीक है जय, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगी फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई। आज से उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गई। आज सुबह पहली पाली में हाई स्कूल के बच्चों ने अपना पहला पेपर दिया। इसके बाद दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के बच्चों ने अपना पहला पेपर दिया। यूपी के सभी परीक्षा केंद्रों पर लाइव मॉनिटरिंग हुई, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और 10वीं और 12वीं के पहले दिन परीक्षा संपन्न हो गई। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में इस बार 27,32,000 स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा में 27,05,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है। और उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड जो है वो आज से उसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बड़े लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। 27 लाख बच्चे इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाई स्कूल में भी, और इतने ही बच्चे लगभग 12th में भी, इंटरमीडिएट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बच्चों को सेंटर तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, वहां पर नकल ना हो सके, इसके लिए बड़े पैमाने पर तमाम बंदोबस्त जो हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर यूपी बोर्ड एग्जाम से जुड़ी। तो यूपी बोर्ड पेपर आज से शुरू हो गए। सुबह 7 बजे से पहली पाली में एग्जामिनेशन हुआ हाई स्कूल का और दूसरी पाली में 2 बजे से इंटरमीडिएट के पेपर हुए। करीबन 27,32,000 बच्चे इस बार 10वीं का बोर्ड पेपर दे रहे हैं और 27,05,000 बच्चे इंटरमीडिएट के पेपर में। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। और रवि, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, किस तरीके से आज पहला दिन निपटा?
बिल्कुल, हम लोगों ने भी कभी यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ दी थी और अगर निश्चित तौर पर कुछ वैसा ही पल देखने को मिला जिस तरीके से सुबह से ही बच्चे हैं वो अपने पहली बोर्ड की परीक्षा देने के लिए वहाँ पहुँचे थे। हालाँकि व्यवस्थाएँ काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी बदली हुई थी, जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी थी, उसके अलावा कई बच्चे ऐसे थे जो पहली बार परीक्षा देने के लिए पहुँचे थे। सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी खुद सेंटर में पहुँची थी और जहाँ पर उन्होंने बाकायदा बच्चों का टीका लगाकर फूलों से स्वागत किया और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बच्चे परीक्षा केंद्र पहुँचे। और सबसे बड़ी बात थी कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जो मंशा के साथ सरकार ने पूरी पहल की है लंबी तैयारी के बाद और जिस तरीके से हाल ही में यूपी पुलिस की परीक्षा कराई गई थी कुछ वैसे ही उसी तर्ज पर एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चाक इंतजाम के साथ में यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हुई है। निश्चित तौर पर जो बच्चों में आत्मविश्वास देखने को मिला है और साफ तौर पे एक भी सरकार की जो मंशा वो साफ हो गई कि नकल अगर माफिया अगर सक्रिय होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे एसटीएफ की बात करें या सोशल मीडिया पर निगरानी की बात करें, हर तरफ नजर थी। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरों से पूरी निगरानी की गई, बाकायदा हर जिले में उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया जो कि पूरे प्रदेश के हर परीक्षा केंद्र पर नजर रख रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई है ताकि एक पारदर्शी तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षा हो सके। ये शायद ऐसा पहली बार हो रहा है। इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इंतजाम के साथ में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज शुरू हुई है। निश्चित तौर पर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि जो बच्चों ने दिन रात मेहनत की होती और वो लोग जिन्होंने नकल के भरोसे पे अपना इंतजार किया था उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत जरूर तैयार कर दी है सरकार ने। हालांकि कह सकते हैं जिस तरीके से जो परीक्षा शुरू हुई है वो एक मैसेज के रूप में जरूर है कि आने वाले समय में पेपर के लिए सब तैयारी करते हैं, कौन नकल के लिए जो है वो तैयार होकर बैठता है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो होता है वो इस पर निर्भर होता है और सरकारों की कोशिशें यही रहती हैं कि बेहतर परीक्षाएं कराई जाएं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के तमाम बच्चों को हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर हाथरस भगदड़ मामले से जुड़ी हुई। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग ने जो अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और अधिकारियों की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। अधिकारियों की लापरवाही से 121 लोगों की जान गई। ये बात न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। इसमें सबसे पहले जो जिम्मेदार हैं वो एसडीएम हैं, दूसरे नंबर पे सर्किल ऑफिसर और तीसरे नंबर पे इंस्पेक्टर है। इन 3 लोगों की लापरवाही का जिक्र इसमें किया गया है और जो भोले बाबा सत्संग कर रहे थे उनको क्लीन चिट दे दी गई है। उन पर किसी भी तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं है और ये रिपोर्ट जो है वो जल्द ही विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। सुनील हमारे सहयोगी हाथरस से सीधे जुड़ गए हैं। सुनील, क्या है इस रिपोर्ट में, तफसील से बताइए। जी शबाब, बिल्कुल आपको बता दूं, ये वही हादसा है जो हाथरस के इतिहास में सबसे बड़ा हादसा माना जाता था, जिसको लेकर के तमाम जांचें इसमें होती रही। इस पहले एसआईटी ने भी अपनी जांच करी और उसके बाद में न्यायिक आयोग की जो टीम सरकार द्वारा गठन की गई थी, जिसमें 2 दिन पहले भी जो रिपोर्ट पेश करी गई थी उसमें बाबा को क्लीन चिट दी गई थी। लेकिन आज जो खुलासा सामने आया है कि इसमें प्रशासन को जिम्मेदार मानते हुए एसडीएम और सीओ को मुख्य जिम्मेदार माना गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परमिशन की बात आती है, 80,000 लोगों की परमिशन एसडीएम के द्वारा दी गई थी और लाखों की भीड़ वहाँ एकत्रित थी, जिसको नियंत्रित और कंट्रोल करने के लिए उनके द्वारा दोबारा में कोई व्यवस्था वहाँ नहीं की गई। हालांकि एलआई की रिपोर्ट ने भी एक दिन पहले बता दिया था कि वहाँ लाखों की भीड़ जुट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता और जिसके चलते एक बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि जब बाबा के निकलने के बाद जिस तरीके से भगदड़ हुई, महिलाओं का जो रेला था वो बाबा की कार की तरफ भागा, उसके बाद जो भगदड़ हुई उसमें 121 लोगों की मौत हो गई। तमाम उसमें 90% महिलाओं की जान चली गई, मरने वालों की संख्या महिलाएं थी। लेकिन उसमें बात यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट जब उस समय आई थी तो उसी दौरान सरकार द्वारा एसडीएम और सीओ सहित 6 लोगों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज भी शामिल थे। लेकिन लिहाजा अब यह कि इन लोगों पर कार्रवाई पहले ही हो चुकी है, तो अब इसमें कोई कार्रवाई समूलतः नहीं बनती है। लेकिन अब इसमें देखा जाएगा क्या इसमें बड़े लोग भी शामिल होंगे या अन्य कोई शामिल होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अभी साउथ के एक सिने स्टार हैं जिनको एक सेलिब्रिटी के तौर पर एक कार्यक्रम में गए, उस भाई भगदड़ हुई जिसमें एक महिला की मौत गई थी। लेकिन यहाँ भी भोले बाबा सेलिब्रिटी के तौर पर आए थे और उसके बाद 121 लोगों की मौत हुई और जिसका जिम्मेदार आके प्रशासन ने उनको क्लीन चिट दे दी है। लेकिन वहीं उनको देखा जाए तो वो एक जो साउथ इसमें क्या होगा, जैसे एसडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर को जिम्मेदार माना गया है,
तो इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर ये आरोपी हैं, उस मामले में जिम्मेदार हैं, तो इन पर न्यायिक आयोग ने अपनी जांच में किस तरीके की गंभीर बातें कही हैं जिस पर इन पर एक्शन हो सकता है और क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से अभी न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इनको जिम्मेदार माना है, लेकिन इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ कि आखिर इन पर बड़ी कार्रवाई क्या होगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर इनको जिम्मेदार मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार भी होंगे, यही होंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन पर गैर इरादतन मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं और इन पर बर्खास्तगी कहीं ना कहीं देखी जाएगी। जिस तरीके से यहाँ ठीक है, शुक्रिया सुनील इस पूरी बातचीत के लिए। थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, हम आपसे फिर बाद में इस पर अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अगली खबर अलीगढ़ से आपको बताएंगे, जहां पर वक्फ ज़मीन को लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आया है। हिंदुओं के धर्मस्थल पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। 10 धार्मिक स्थल कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हैं। 50 से ज़्यादा मंदिरों पर खतरा मंडरा रहा है। मंदिरों की ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वक्फ बोर्ड के जमीन अधिग्रहण को लेकर के, जमीन के मामले को लेकर के। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी है? सवाब देखिए, अलीगढ़ में इंडिया न्यूज को बेहद चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि एक दस्तावेज इंडिया न्यूज के पास ऐसा एक्सक्लूसिव है जिसमें बाकायदा उस दस्तावेज को जब आप पढ़ेंगे तो चौंका दिया जाएगा। क्योंकि अलीगढ़ में देखिए एक अचल सरोवर जगह है जहां 45 से 50 हिंदू धार्मिक मंदिर हैं, सभी भगवान और देवी देवताओं के मंदिर हैं। जो मंदिर की प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड में सीधे तौर पर कहा जाए तो कब्रिस्तान दर्ज है। एक ही नहीं, इस तरीके की अलीगढ़ में 10 वो प्रॉपर्टियां हैं जो जहां मंदिर बने हुए हैं वो वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान दर्ज है। ऐसे में ये दस्तावेज जैसे ही इंडिया न्यूज के पास आए उसके बाद बवाल मच गया, यानी खबर चलने के बाद पूरे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। और अधिकारियों के साथ साथ अब जो तमाम हिंदूवादी थे उनमें एक बार गुस्सा देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए कि देखिए, अचल सरोवर वो जगह है जहाँ धार्मिक स्थल है, तमाम लोग पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। अलीगढ़ के ही नहीं, अलीगढ़ के आसपास के जिलों के लिए, जिले के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। और ऐसे में ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में दर्ज होना, उसको लेकर अब एक बार फिर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति ने भी ये दर्ज कराई, कैसे दर्ज हुई, कब हुई, ये कहना मुश्किल होगा। बावजूद अगर यहाँ वक्फ बोर्ड अपना दावा इस संपत्ति को लेकर करता तो निश्चित तौर पर माहौल अलीगढ़ नहीं देश का खराब हो सकता था। क्योंकि ये धार्मिक स्थल वो हैं जिनका पुराना इतिहास है, कई सौ साल पुराना इतिहास है, कई सौ साल पुराने यहाँ मंदिर बने हुए हैं। तो अब एक बार कौन से वक्फ में दर्ज हैं ये जमीनें? शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं या सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं? और जिन धार्मिक स्थलों की आप बात कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? और क्या वक्फ बोर्ड ने ये कागज जारी किए हैं कि ये जमीन हमारी है और इस पर मंदिर बना हुआ है? अब आप देखिए, यहाँ जो है लगभग 45 से 50 मंदिर हैं। और देखिए, सिया वक्फ बोर्ड के द्वारा ये जारी सूची नहीं की गई। सूची बाकायदा शासन से एक जांच वक्फ प्रॉपर्टियों को लेकर कराई गई थी और उस जांच में यह पाया गया कि हिंदुओं के कई जो धार्मिक स्थल हैं वो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। और दर्ज वो उस तरीके से किए गए कि कब्रिस्तान बाकायदा इन जगहों पर दिखाया गया है। तो ऐसे में अब देखिए, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आने के बाद, यानी सूची आने के बाद अब हिंदूवादियों में आक्रोश पनप रहा है। और उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि बहुत जल्द इस मामले को लेकर आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि ये सीधे तौर पर कहना हिंदुओं का यही है कि हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब बताइए, जिस जगह 45 से 50 मंदिर हो और मंदिरों का बेहद पुराना इतिहास हो, वहाँ दूर दूर तक मुस्लिम समुदाय के मकान ना रहे, कभी वहाँ आबादी ना रही हो, और ऐसे में वो वक्फ बोर्ड में सीधे तौर पर कब्रिस्तान दर्ज हो जाए तो कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करने वाली ही स्थिति एक बार पैदा। अगर गलती से वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी को लेकर अपना दावा करता तो एक बार 110% अलीगढ़ की छोड़िए, देश का एक बार माहौल जरूर खराब होता। क्योंकि अलीगढ़ बेहद अति संवेदनशील जिलों में आता है और ऐसी जगह पर जहां हिंदुओं की भावनाओं से
खिलवाड़ करने का ये प्रयास किया गया था। तो अब जो हिंदूवादी हैं उनमें भी गुस्सा पनप रहा है और देखिए अब इसको लेकर वाकायदा जिलाधिकारी बहुत जल्द सीधे तौर पर कह रहे हैं, इंटरनल यानी कैमरे के सामने बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। बावजूद उनका कहना है कि इस मामले में एकदम निष्पक्ष जांच कराई जा रही है, जांच के बाद ही कुछ बोलना हो पाएगा। शबाब, ठीक है, चलिए आप नज़र बना रखिए, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अमरोहा से अगली खबर है, जहां पर सामूहिक विवाह योजना में एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। यहां पर शादीशुदा महिलाओं के द्वारा दोबारा शादी करने का मामला प्रकाश में आया और सीडीओ ने इस फर्जी जोड़े को पकड़ा है। महिला और युवक को हिरासत में लिया गया है और फर्जीवाड़े की खबर शादी समारोह में सामने आने के बाद 335 लोगों की शादी हो रही थी, उसमें से 145 लोग भाग खड़े हुए। तो यानी कि 335 में से 145 शादियां फर्जी हो रही थी। और इस मामले में जब खुलासा हुआ, सीडीओ ने 2 लोगों को पकड़ा, उसके बाद से पूरी शादी में अफरा तफरी मच गई। 335 में से 145 शादियां फर्जी थी, तो समझ लीजिए 200 कुछ शादियां जो थी वो ओरिजिनल थी, जो वहाँ पर हो रही थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच बिठा दी गई है। सीडीओ ने 2 लोगों को इस मामले में पकड़ा है। बड़ी खबर है अमरोहा से आपके टीवी स्क्रीन। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।